स्वागत है दोस्तों। हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्राइमरी डिस्कशन पूरा कर लिया है और अब हमारे जो डिस्कशन होंगे वो सारे वो होंगे जो आपके एग्जाम के काम के हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के काम के हैं। और उसमें सबसे पहला डिस्कशन होता है साहब मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स। सरकार ये मैच्योरिटी डेट क्या होता है? हमने तो ड्यू डेट सुना हुआ है। हाँ सरकार, ड्यू डेट भी एक शब्द है, लेकिन पैसा आता है मैच्योरिटी डेट पर। ध्यान रखिएगा, बिल जिस दिन लिखा गया प्लस ड्यूरेशन, तो जो ड्यूरेशन जोड़ के तारीख आती है वो होती है ड्यू डेट, लेकिन मैच्योरिटी डेट वो है जिस दिन पैसा मिलेगा, और वो कब आता है? आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। तो अगर हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच्योरिटी डेट निकालो, तो मैच्योरिटी डेट निकालने में ड्यू डेट के बाद 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ना है। लेकिन अगर 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 क्वेश्चन पूछे कि नहीं ड्यू डेट निकालो, तो ड्यू डेट क्या होगी? बिल जिस दिन लिखा गया प्लस ड्यूरेशन। अब सरकार कुछ बिल ऐसे भी हैं, कुछ हैं जिन पे हमको कभी भी ग्रेस डेज नहीं ऐड करना है। ये कौन से बिल है सरकार? तो इनके 3 नाम हैं, अच्छे से रट लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जहन में बैठा लो, बिल्कुल एकदम, है ना। वो 3 नाम हैं ऑन डिमांड, बिल्स ऑन डिमांड, बिल्स एट साइट, शूट एट साइट। हाँ, बिल्स एट साइट। एट साइट का मतलब क्या हुआ? मौके पे, यानी बिल दिखाओ और मौके पे पैसे ले जाओ, जैसे बैंक का चेक। हाँ, बैंक का चेक इज बेसिकली बिल्स एट साइट, या बिल्स ऑन प्रेजेंटमेंट, यानी प्रस्तुत करो और पैसे ले जाओ। अगर ये 3 शब्द दिख रहे हैं किसी बिल में, तो आपको उसमें कभी भी ग्रेस डेज ऐड नहीं करना है, क्योंकि दीज बिल आर पेएबल इंस्टेंटली ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, एट साइट, मौके पे ही। एट साइट मतलब मौके पे ही, तो मौके पर ही पे करना है। हाँ, मौके पे ही, चौका। ठीक, चलो अब कौन से बिल हैं जिनमें हमको ग्रेस डेज ऐड करना है? तो सरकार इन 3 को छोड़ के बाकी सारे बिलों में ग्रेस डेज ऐड करना है। वहां पे क्या शब्द मिलेंगे? तो वहां पर मिलेंगे आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। फिर से बोल रहा हूं, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब होता है देखना। हाँ, साइट मतलब देखना, यानी कौन देखेगा? स्वाभाविक है, जिसको हमने ऑर्डर दिया है वो देखेगा। यानी वो बोल रहा है मालिक, मैं जो आपका बिल का पैसा दूंगा वो कब दूंगा? जब मैं बिल आपका एक्सेप्ट कर लूंगा। यानी जिस दिन मैंने बिल लिखा, मान लो मैंने बिल लिखा 16 अक्टूबर को, लेकिन इस बिल की काउंटिंग जो होगी वो उस दिन से शुरू होगी जब मेरा डेटर इस बिल को देख लेगा और अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। अब मान लो डेटर ने एक्सेप्टेंस दी है 21 अक्टूबर को, तो जो काउंटिंग है ड्यूरेशन की वो हमेशा फिर कब होगी? जब हमारा डेटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी दैट इज 21 अक्टूबर। ध्यान से सुन लो। अरे क्या, ऐसी सिंपल है, ऐसी बोल रहा था, माहौल बना रहा था बेसिकली, है ना। हाँ, तो अगर बिल्स आफ्टर साइट है तो काउंटिंग ऑफ डेज उस दिन से चालू नहीं होगी जिस दिन बिल लिखा गया था, बल्कि उस दिन से चालू होगी जिस दिन डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। और सरकार उसके अलावा बाकी सारे बिल हो गए नॉर्मल बिल को बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। यानी आफ्टर डेट बिल अगर होंगे तो उसमें क्या होगा कि भैया आपका डेटर 21 तारीख को एक्सेप्ट करे, 31 अक्टूबर को एक्सेप्ट करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस दिन मैंने बिल ड्रॉ कर दिया उसी दिन से काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज या मंथ चालू हो जाएगी। तो एक बार जल्दी से समअप करते हैं। 3 तरह के शब्द मिलेंगे आपको, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, एट साइट, है ना। तो आफ्टर डेट का मतलब यह हुआ कि जिस दिन बिल लिखा गया बस उस दिन से काउंटिंग शुरू, सामने वाला एक्सेप्ट कभी भी करे। आफ्टर साइट मतलब बिल की काउंटिंग उस दिन से चालू होगी जिस दिन आपका डेटर इसको एक्सेप्ट करेगा। और एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन जब भी बोलेंगे तो फिर काउंटिंग होगी नहीं, क्योंकि जिस दिन आप ये बिल दिखाओगे उसी दिन पैसा पेबल होगा। और इन बिलों में कौन से? ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, इसमें 3 दिन ग्रेस के भी ऐड नहीं होंगे। जबकि बिल्स आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में यस ग्रेस डेज ऐड होंगे। लेकिन ग्रेस डेज कैसे ऐड करोगे? तो जिस दिन बिल लिखा गया प्लस ड्यूरेशन प्लस 3 दिन ग्रेस के। अगर बिल आफ्टर डेट है तो, अगर बिल आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ प्लस ड्यूरेशन प्लस 3 दिन ग्रेस के। देखिए सरकार, कुछ पढ़ते हैं। मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ सरकार? आता है, छोड़ो, डेज ऑफ ग्रेस सरकार पता है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। इन कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी ड्यू डेट नहीं बोल रहा है, और प्रोमिसरी नोट ऑब्लिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज which is not payable on demand, which is not payable at site, which is not payable on presentment, इन तीनों को छोड़ के
3 days of grace shall be added to the date on which the instrument is expressed to be payable. चलो सरकार और आगे बात करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो ग्रेस डेज के लिए एलिजिबल होंगे? तो पहला, अ नोट और बिल पेएबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, यानी बिल में ये नहीं लिखा कि बिल 2 महीने के लिए लिखा जा रहा है, बिल 3 महीने के लिए लिखा जा रहा है, बिल 30 दिन के लिए लिखा जा रहा है, बल्कि लिखा है कि बिल्स पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। का सिंपल मतलब ये है कि इसमें आपको ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ मंथ या डेट नहीं मिलेगी, बल्कि उस बिल में एक तारीख लिखी होगी, से 19 नवंबर। तो बस 19 नवंबर को इस बिल का ड्यू डेट है। अब अगर ऐसा बिल है तो इसमें 3 दिन ग्रेस की जोड़ो, क्योंकि यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये बिल्स पेएबल एट साइट है। तो बिल्स पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट इज एलिजिबल टू बी एडेड फॉर ग्रेस डेज। दूसरा, अ नोट और बिल्स पेएबल आफ्टर साइट। बस आफ्टर साइट का मतलब क्या है कि यहां पे काउंटिंग शुरू कब से होगी? जब से एक्सेप्टेंस मिलेगी। यानी बिल किस दिन लिखा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बिल जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वो डेट काम की है, और उसमें प्लस ड्यूरेशन और फिर उसमें 3 दिन ग्रेस के। तीसरा, अ नोट ऑब्लिक बिल पेएबल आफ्टर डेट। ये मतलब नॉर्मल बिल, यानी जिस दिन बिल लिखा भले एक्सेप्ट कभी भी हो, जिस दिन बिल लिखा उस दिन से मीटर चालू। ठीक है सरकार? हाँ जी मालिक। और आगे, अ नोट और बिल पेएबल आफ्टर द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, यानी कोई तारीख नहीं लिखी लेकिन उन्होंने एक घटना लिख दी, लेकिन ये घटना होना है, जैसे मृत्यु अटल है तो वहां पे कांग्रेस ने लिख दिया नहीं, मृत्यु सोनिया जी हैं। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, अब जो ऐसा है क्या, ऐसी घटनाएं जो अटल है मतलब होंगी, सर्टेन है, जैसे मृत्यु सर्टेन है, तारीख नहीं पता लेकिन आदमी मरेगा ही पक्का है, कोई अमर होके तो नहीं आया। तो अगर एक बिल लिख दिया मैंने कि मैं आपको फलाने व्यक्ति की मृत्यु, मर्डर मत बोल देना, बोले फलाने व्यक्ति का मर्डर होने के बाद नहीं, मर्डर होने के बाद नहीं, फलाने व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो ये सर्टेन इवेंट है, आज नहीं तो कल मरेगा, एक्सेप्ट एमडीएच वाले दादाजी, वो अमर होके आए है ना, हाँ, उनके अलावा बाकी किसी की बात कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो, तो एक सर्टेन इवेंट के बाद, सर्टेन इवेंट होने के बाद पेएबल है, तो यस, ये भी एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन यहां पे आप लिख दो कि अगर उसने हां बोल दी तो, अगर ये पास हो गया तो, अगर फलाना ढिमका हो गया, जो पूरा अनसर्टेन है, तो फिर ये बिल ही बकवास हो जाएगा, फिर एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में अनकंडीशनल, यानी ऐसी चीजें जिसमें कंडीशन नहीं जुड़ी हो, और यहां पे अगर आ गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मगर आ जाएगा ना। हाँ चलो मालिक, तो अब वेयर अ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का भी है। वेयर अ नोट और बिल पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, यानी एक ही बिल में मैंने 4 तारीख लिख दी, एक ही बिल है लेकिन उसमें 4 पेमेंट की बात की गई है। जैसे क्या बोल दिया कि 1 लाख का बिल है, इसका 20% 30 दिन बाद पे होगा, 30% 60 दिन बाद पे होगा, अगला 30% 90 दिन बाद पे होगा, और अगला 20% 120 दिन बाद पे होगा। तो हर एक जो 30, 60, 90, 120 है, उसके बाद 3 दिन ग्रेस के जोड़ना है। यानी एक बिल के अंदर अगर मल्टीपल पेमेंट की बात की जा रही है तो हर हिस्से के लिए जो ड्यू डेट आएगी उसमें 3 दिन जोड़ने के बाद मैच्योरिटी डेट आएगी। ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है सरकार? चलो, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि असली दम तो वही है। लेकिन सरकार, अगर हम ऑलरेडी प्लेज में एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट पढ़ चुके हैं, तो फिर तो बकवास करने की बात हो गई, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। देखो, याद करते हैं अपन, अगर मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई पब्लिक हॉलीडे है, यस आ गया याद, तो प्रीपोन करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन करेंगे काहे के लिए? नेक्स्ट वर्किंग डेट पर, नेक्स्ट डे मत बोलना, नेक्स्ट वर्किंग डेट। अब पता पड़ा नेक्स्ट डे संडे, तो क्या संडे को बैंक खुलवाओगे क्या? नहीं, लेकिन मंडे को बैंक खुलेगा, तो नेक्स्ट वर्किंग डेट। ठीक है, और आगे पब्लिक हॉलीडे कौन कौन सी हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, 1 मई है ना, 1 मई, 2 अक्टूबर। इसके अलावा और कुछ याद हो तो, बैंक की बात की थी, बैंक 30 सितंबर को अपने 6 महीने खाते बंद करता है, पब्लिक के लिए खुला नहीं रहता, और 1 अप्रैल को अपने वो एनुअल खाते बंद करता है, उस दिन भी वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो इतने दिनों को ध्यान रख लेना अच्छे से। बाकी 2nd और 4th सैटरडे बैंक बंद होते हैं, और संडे। लेकिन ये हमें सपने आएंगे क्या सरकार? नहीं सरकार, बिल्कुल सपने नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन बताएगा कि इस दिन संडे आ गया, तो आप ध्यान रखना, संडे से पब्लिक हॉलीडे, तो फिर उस केस में आप सैटरडे जाके चले जाना। सरकार सैटरडे भी 2nd है या 4th है, सरकार पब्लिक हॉलीडे है, बैंक बंद है, ओके, तो फिर एक दिन और पहले चले जाना। कब? फ्राइडे को। ठीक है, चलिए मालिक, अब आगे
कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, वैसे तो मुझे पता है अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एब्रिविएटेड में, लेकिन एक बार बस फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए एक बार देख लें। जैसे देखो डेट ऑफ बिल है, यहां पे मैंने 4 केस बनाए हैं, डेट ऑफ बिल है और ड्यूरेशन दी है मंथ में, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो मालिक, मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, मुझे पता है आपको आता है, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए बस एक बार 5 मिनट लूंगा मैं आपके, लेकिन मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई मैंने डिलीवर कर दिया। हाँ, तो मैंने 2 पैटर्न लिए हैं, एक जगह पे मैंने लिया है ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ मंथ और दूसरे के लिए इन टर्म्स ऑफ डेज। ध्यान से देखना, 31 जनवरी को बिल लिखा और बिल 1 महीने का है। सर 11 से पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर यही तो बोलता है। हाँ, तो मैं भी बोल देता हूँ, 31 जनवरी को बिल लिखा, 1 महीना जोड़ा तो क्या आएगा सर 31 फरवरी। फरवरी तो 31 की होती नहीं है। अगर मंथ में डिटेल दी है और वो वाला पंच याद है ना, डिशम, जनवरी को लिखा है और 1 महीने का बिल है तो फरवरी में आएगा। और फरवरी तो 30 की भी नहीं होती, 29 की होती है लीप ईयर में और 28 की होती है नॉन लीप ईयर में। तो फिर उस केस में अगर जिस मंथ में हमारा बिल ड्यू हो रहा है, अगर उस मंथ में वो तारीख ही नहीं आ रही जिस तारीख को बिल ड्रॉ हुआ था, 31 जनवरी, 1 महीना, 31 फरवरी हो नहीं सकती, तो फिर फरवरी का जो आखिरी दिन है, सिमिलरली अप्रैल, सिमिलरली जून, सिमिलरली सितंबर, सिमिलरली नवंबर, ये मंथ में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इसमें अगर 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 मई, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर को 1 महीने या 3 महीने या 5 महीने के बिल लिखे गए हैं, तो वो कहाँ गिरेंगे, इवन नंबर वाले पे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करना है, उस महीने की आखिरी तारीख, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 19 और 19 लीप ईयर नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप क्या लोगे, 28 फरवरी। अब 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, तो आ गया 3 मार्च। सेम केस, लेकिन बस ईयर कर दिया 2020, क्योंकि 2020 में फरवरी 29 की होगी। तो 31 जनवरी से 1 महीना, आंसर आएगा 29 फरवरी। 31 फरवरी हो नहीं सकती, 30 भी नहीं हो सकती, तो सबसे आखिरी तारीख है 29 फरवरी, ये हो गई ड्यू डेट। अब 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, तो सरकार वही आया 3 मार्च। 31 अगस्त का बिल था, 31 अगस्त का बिल था, 1 महीना ड्यूरेशन है, तो 31 अगस्त प्लस 1 महीना, 31 सितंबर, नहीं सरकार सितंबर 30 की होती है, ठीक है, तो 30 सितंबर। फिर 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर यहाँ पे क्या जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। अगर गलती से यहाँ पे 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर आता तो सरकार, फिर तो गांधी जयंती होती, ड्राई डे होता, तो फिर आपको 1 अक्टूबर पे आना पड़ता। ओके, चलो 31 जनवरी का बिल, तो 31 जनवरी से 3 महीने, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 31 अप्रैल नहीं होता सरकार, 30 अप्रैल, फिर 3 दिन ग्रेस के, तो 1 2 3, तो 3 मई विल बी द मैच्योरिटी डेट। लेकिन ये सारी मोहमाया मिथ्या मंथ में ही होगी, डेज में तो आप बिल्कुल लेके काउंट कर सकते हो। तो मालिक अब यही क्वेश्चन, सेम डेटा, लेकिन बस यहां पे क्या लिखा है 30 दिन। तो अब मालिक 31 जनवरी से 30 दिन, और जब काउंटिंग करोगे तो जिस तारीख को बिल लिखा गया उसको काउंटिंग में नहीं लोगे, क्योंकि 31 जनवरी से 30 दिन जोड़ना है, ऐसा बोला गया ना। तो 31 जनवरी को जोड़ लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर 1 फरवरी, लेकिन फरवरी 2019 में 28 दिन की होती है, तो 28 दिन हो गए फरवरी के, और 29 और 30 2 दिन हो गए मार्च के, यानी 2 मार्च ड्यू डेट। अब 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, तो 3, 4 और 5, तो सरकार 5 मार्च हमारी आ जाएगी मैच्योरिटी डेट। और आगे देखो 24 दिसंबर को बिल लिखा गया है और 30 दिन के लिए लिखा गया है। अब दिसंबर कितने का होता है, 31 का, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, याद है ना पंच, 31 31 31 31 31 31 31, हाँ यस वही। तो मालिक यहाँ पर 24 दिसंबर का बिल है, 30 दिन का है, दिसंबर में होते हैं 31 डेज, 31 माइनस 24 तो 7 दिन दिसंबर के, 30 में से 7 दिन हटाओ तो बचे 23 दिन, तो 23 दिन हो गए जनवरी के। अब 3 दिन और जोड़ो, 24, 25, 26, और 26 जनवरी को 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बैंक बंद, भारत बंद, तो फिर 1 दिन पहले चले जाओ, क्योंकि हमें पता है कि 26 जनवरी को 26 जनवरी है। फिर जो बेसिक डेट आ रही है वो क्या है 26 जन, लेकिन वो हो नहीं सकती, तो फिर 1 दिन प्रीपोन करो और क्या जाएगा 25 जनवरी। और आगे सरकार 29 जून 3 महीने, तो 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, ठीक है। फिर सितंबर होता है 30 का, तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर ड्राई डे, तो 2 अक्टूबर प्रीपोन करके 1 अक्टूबर पे आ जाओ। और लास्ट 29 जनवरी का बिल है 2 महीने के लिए, तो 29 जनवरी से 2 महीने जोड़े, 29 फरवरी, 29 मार्च, फिर 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल। सर 1 अप्रैल क्या है ना, याद दिलाया था, बैंक का एनुअल क्लोजिंग। तो 1 अप्रैल को हमारी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट आई,
लेकिन उस दिन बैंक बंद होगा और हमें पहले से पता है, तो हम एक दिन प्रीपोन करेंगे और 31 मार्च को ही इस बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। चलिए सरकार, अब मैच्योरिटी डेट डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे किसकी, रेन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट बिल और इंसॉल्वेंसी लॉस। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं रेन्यूअल ऑफ बिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन्यूअल? रेन्यूअल मतलब होता है नया, तो नए का मतलब क्या होगा, पुराना कैंसिल। तो अगर मैच्योरिटी डेट पर या उसके पहले ही हमारा डेटर हमारे पास आते हैं, मालिक पैसे नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप बिल लगाओगे तो डिसऑनर हो जाएगा। हम गुस्सा हो रहे हैं उससे, लेकिन वो ऐसे बेचारा मासूम समूह बना के बोल रहा है नहीं है मालिक पैसे, मैं क्या करूं, आप लगा दो बिल, डिसऑनर हो जाएगा। उससे होगा क्या, पैसे तो नहीं मिल पाएंगे। मैं पहले ही आ गया ना आपके पास, थोड़ी इज्जत रखो, आपकी भी और मेरी भी। एक काम करो, मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद आपको ये पैसा दे दूंगा। यानी आपका डेटर मैच्योरिटी डेट पर या उसके पहले आपके पास आया और अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर दी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप चाहो तो बिल लगा दो, डिसऑनर हो जाएगा। तो अपन भी पागल नहीं है, काहे के लिए डिसऑनर करवाएं। और उसने फिर हमसे रिक्वेस्ट करी कि मालिक आप हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो। एक्सटेंशन तो दे दें, एमआई दे दें या कुछ ब्याज चार्ज करें, क्योंकि मान लो ये बिल ओरिजिनल 2 महीने का था, तो इसका मतलब 2 महीने का क्रेडिट तो वो ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है। क्या अब उसको 1 महीने भी एमआई फ्री में दे दें? तो आंसर है बिल्कुल नहीं देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ हम उसको एक्सटेंशन देंगे और उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो जब हम पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल ड्रॉ करते हैं तो इसको टेक्निकली बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पे होगा क्या, तो यहां पे सरकार सबसे पहला काम ध्यान रखना, सबसे पहला काम रेन्यूअल तब होगा जब पुराना खत्म होगा। तो आप पहले तो पुराना बिल कैंसिल करो, और चूंकि सामने वाला बंदा पहले ही आ गया है तो नोटिंग चार्जेस की नौबत आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो यस वो भी आप उससे रिकवर करोगे। अगर आ गई तो यानी उसने अपनी इनएबिलिटी कब एक्सप्रेस करी, डिसऑनर करने के बाद, ये भी हो सकता है। और समझदार होगा तो पहले ही पहुंच जाएगा। तो दोनों जो भी केस बन रहा है वो अपन देख लेंगे। हो सकता है कि वो पहले आ जाए, हो सकता है कि वो बाद में आए। तो मालिक हुआ क्या समझना, डेटर आया 1 लाख का बिल था और उसने डिसऑनर होने से पहले बोल दिया कि मालिक पेमेंट नहीं हो पाएगा। तब मैं क्या करूं, पुराना बिल कैंसिल करूं या उसी को घसीटूं आगे कि उसी बिल पे डेट काट के नई डेट लिख दूं? नहीं, वो जैसे ही आप उसके ऊपर कुछ कट्टम पिट्टिस करेंगे वो वैसे ही इनवैलिड बिल हो जाएगा। तो उसे करो कैंसिल। जब बिल आया था तो आपने एंट्री की थी BR टू डेटर, कैंसिल करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। वापस से डेटर अपनी पुरानी वैल्यू पे आ गया और BR खाता हो गया बंद। अब उसको हम एक नया बिल लिख रहे हैं, बोले हाँ मान लो ये बिल 2 महीने के लिए लिखा जा रहा है, तो मालिक पुराना बिल कैंसिल होगा, कर दिया सरकार। मान लो 1 लाख का बिल था, एंट्री हो जाएगी आपकी डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, अब नया बिल लिखना है, बोले हाँ। पहले एक बात बताओ, जब मैं नया बिल लिख रहा हूं तो मैं उसको एमआई माफ कर दूं या उससे बोलूं कि भैया कुछ तो दे दे, थोड़ा बहुत तो दे दे। हो सकता है वो थोड़ा बहुत दे दे, हो सकता है वो बिल्कुल भी ना दे। बोले मालिक अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप एक पूरा नया बिल बना दो ना। तो मैंने कहा चल ठीक है यार। अब जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल है, दिख रहा है कि अपने को, हाँ, इफ द ड्रॉई ऑब्लिक डेटर डू नॉट पे एनी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रेन्यूअल ऑफ बिल, तो जो पुराने बिल की वैल्यू वो प्लस इस बिल पे जितना एक्सटेंशन दिया उसका ब्याज, इतने अमाउंट के लिए एक नया बिल लिखा जाएगा। और ब्याज मेरे लिए क्या होगी, इनकम। इनकम बढ़े तो क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नया बिल, कितना अमाउंट, बिल प्लस इंटरेस्ट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री देखो, BR अकाउंट डेबिट, बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ बिल टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आज सामने वाला भाई कुछ पे कर रहा है या पूरा की पूरा पैसे का एक्सटेंशन मांग रहा है। अगर पूरे पैसे का एक्सटेंशन हुआ, जैसे केस 1 लाख रुपए का बिल था, भाई ने 2 महीने की एक्सटेंशन ले ली और हमने उसको बोला कि 12% ब्याज चार्ज होगा। बोला ठीक है मालिक, 2 महीने बाद देखेंगे। तो अब 1 लाख का बिल, 12%, 2 महीने का ब्याज कितना हो गया, 2000 रुपए। तो जो नया बिल बनेगा, क्योंकि उसने एक नया पैसा पे नहीं करा, तो 1 लाख प्लस 2000, 1 लाख पुराना प्रिंसिपल लेना था और 2000 हमारी इनकम है। तो एंट्री क्या हो गई, फिर से एक बार, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख 2000 टू डेटर 1 लाख टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट 2000। ये एक सिनेरियो बना। अब एक केस और बन सकता है। अब वो क्या केस बनेगा, तो भैया हमारा जो डेटर है वो क्या बोल रहा है
कि आप एक काम करो, ब्याज का पैसा मुझसे अभी ले लो और बिल पूरा एक नया बना दो। तो उस केस में वो भाई 2,000 रुपए जो बन रहे हैं ब्याज के, अभी अपन ने कैलकुलेट किए थे, वो ब्याज का पैसा कैश में तुरंत दे रहा है। और अब उस केस में जब वो ब्याज का पैसा हमको अभी के अभी दे रहा है तो बिल क्यों बनेगा? तो जब वो ब्याज का पैसा मुझे अभी से दे रहा है तो फिर ब्याज का अमाउंट बिल में ऐड नहीं करना, तो फिर बिल कितने का बनेगा? सर उतने का ही, 1 लाख का। फिर उस केस में एंट्री क्या होगी? पैसा आया 2,000, कैश अकाउंट डेबिट, एक नया बिल ड्रॉ हुआ, बिल अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट, बिल अमाउंट, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट विद द ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। यानी यहां पर उसने कैश तो दिया लेकिन सिर्फ काय का दिया? ब्याज का। तो सरकार ये तीसरा केस आया जहां पे डेटर बोल रहा है कि मालिक मैं आपको पूरा पैसा नहीं छोड़ रहा हूं, कुछ पैसा मैं आपको पे कर देता हूं थोड़ा सा, और बाकी पैसे का आप मुझे बिल बना दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यानी अब सामने वाला बोल रहा है कि 1 लाख का बिल था ना मालिक, ठीक है 40,000 तो मैं दे रहा हूं आपको कैश अभी के अभी, यहीं की यहीं, आप बचे हुए 60,000 का एक्सटेंशन दे दो। तो ब्याज आपको काय पे मिलेगा? 1 लाख पे या जिसका एक्सटेंशन दिया जा रहा है उस पे? तो आंसर बहुत सिंपल है, जिसका एक्सटेंशन दिया जा रहा है सिर्फ उसी पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि 40 उसने दे दिए ना, 1 लाख देने थे लेकिन 40 तो दे दिए, तो अब सिर्फ ब्याज काय पे लगेगा? 60,000 पे। सेम कैलकुलेशन, 60,000 पर 12% से 2 महीने का ब्याज, ये आया 1200। अब कैसा बनता है? 1 लाख का बिल था, 40 मिल गए, 60 बचे, प्लस 60,000 में 1200 का ब्याज, तो जो नया बिल बनेगा दैट विल बी 61,200, और कैश कितना मिल गया? 40,000। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 40,000, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट 61,200, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट पूरे 1 लाख, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 1200। ये हो गया तीसरा केस। एक चौथा केस भी बन सकता है। चौथे केस में वो क्या बोल रहा है कि मैं 40,000 आपको दे रहा हूं और जो 60,000 का बैलेंस बचा है उसका जो ब्याज बन रहा है वो भी मैं आपको अभी दे रहा हूं। यानी अब वो आपको कितने दे रहा है? 40,000 तो प्रिंसिपल के, और 1200 का ब्याज भी वो आज ही दे रहा है। तो आपको कैश कितना मिलेगा? 40,000 प्लस 1200। तो अब नया बिल कितने का बनेगा? जब ब्याज का पैसा उसने आज ही कैश में दे दिया तो अब बिल बनेगा सिर्फ बैलेंस आउटस्टैंडिंग के लिए, और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 41,200, 40,000 प्लस 1200, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट 60,000, टू डेटर 1 लाख, टू इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 1200। तो ये हो गया आपका रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सरकार रिटायरमेंट क्या होता है? तो सरकार अगर रिन्यूअल का मतलब एक्सटेंशन है तो रिटायरमेंट का है प्रीपोनमेंट। यानी अगर आपका डेटर जिसको पेमेंट देना है मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और वो आज ही आपके पास आ गया और आपसे बोलता है मालिक आपको जो पैसा 2 महीने बाद मुझे चुकाना था अगर मैं आपको आज ही चुका दूं तो कैसी रहेगी? तो आप क्या बोलोगे? अरे झमाझम मजा आ जाएगा, बहुत शानदार, दे दे यार। तो बोले मालिक ऐसे थोड़ी दूंगा, अगर आपने मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है और वो पैसे जो आपको 2 महीने बाद मिलने थे वो मैं आपको आज दे रहा हूं, सोचो, तो आप आज उस पैसे को रिसीव करोगे और उससे बिजनेस करोगे, धंधा करोगे और खूब सारा प्रॉफिट कमाओगे। मुझे क्या फायदा हो रहा है इसमें? मुझे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो आप प्लीज मुझे ब्याज दो ना, क्योंकि मैं आपको जल्दी पे कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं ब्याज सुनूंगा बीइंग ए क्रेडिटर, मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुच्छ प्राणी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से ब्याज मांग रहा है? तू डेटर है, डेटर ही रहे। तो अगर मैं उसको बोलूंगा ब्याज दो तो उसका ईगो हर्ट हो सकता है, तो उसका ईगो बनाए रखना है क्योंकि उससे अपने को भविष्य में माल खरीदना है। तो उससे बोलूंगा मालिक अगर मैं आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा हूं तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दो ना। डिस्काउंट में देखो थोड़ा ईगो सेटिस्फाई होता है उसका, अच्छा मैं क्रेडिटर हूं, मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। अरे सर कोई रिबेट दे दो ना। तो ये शब्द जब यूज करेंगे तो उसको अच्छा फील होगा। ले अपन ब्याज ही रहे लेकिन ईगो हर्ट नहीं करना है किसी का। तो अपन ने क्रेडिटर को बोला कि मालिक अगर मैं आपको जल्दी पेमेंट करूंगा तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ रिबेट दे दो। और अगर सामने वाले को बात समझ में आती है तो बोलेगा ठीक है। तो अब उस केस में बीइंग द ड्रॉवर ऑफ द बिल, मुझे जो पैसा मिलेगा वो उतना नहीं मिलेगा जितने की बिल की वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि मैं वो पैसा जो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद रिसीव करने वाला था वो आज जल्दी कर रहा हूं, तो मुझे पैसा कुछ डिस्काउंट काट के मिलेगा। अब एंट्री क्या होगी? सरकार कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख का बिल था, 1 महीने पहले पे हो रहा है, 1,000 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो अब उस केस में मुझे 1 लाख नहीं मिलेंगे, 1 लाख माइनस 1,000 99,000 मिलेंगे। और 99,000 मिले जबकि 1 लाख मिलने थे, तो जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? सर वो मेरा खर्चा है, खर्चा शुड बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनी?
कैश अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल आया था तो डेबिट, अब जा रहा है क्रेडिट 1,00,000 रुपए। इसको क्या बोलोगे आप? रिटायरमेंट ऑफ बिल। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं हमारे इस चैप्टर के, और वो सेगमेंट है क्या? दो ही तो बच्चे हैं, एक इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर और दूसरा एकोमोडेशन बिल। सबसे बड़ा राक्षस एकोमोडेशन बिल, क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पर अगर एग्जाम में कुछ आना बाकी है तो वो अभी बस एकोमोडेशन बिल ही है। और एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था वो आया था रेन्यूअल ऑफ बिल का, जो हम अभी करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। सरकार ये क्या है? नाम समझ में आ रहा है, इंसॉल्वेंसी मतलब अब वो आदमी किसी काम का नहीं रहा, दिवालिया हो गया, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, और दिवालिया जब वो घोषित हो गया तो इसका मतलब वो अपसेट है और वो किसी के पैसे नहीं देगा, और कोई अगर उससे पैसे मांगेगा तो वो उसको जेल में डलवा देगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया है। तो अब समझो, मेरा एक डेटर है, उसने मुझे एक बिल लिखा था, उस बिल को मैंने अपने पास संभाल के रखा था एज ए बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब ड्यू डेट आ रही है और हमें ये सूचना मिली कि भाई हो गया है इंसॉल्वेंट, यानी अब उस बिल का पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आपका डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो बिल था उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि अब उसके बदले में पैसा नहीं मिलना। एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री। जब बिल आया था तो हमने लिखा था BR टू पार्टी, अब पार्टी टू BR, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और ऐसा करके जो बिल खाता था वो हो गया बंद, और वापस से डेटर खाता हो गया वापस से पुराने अमाउंट पे जितना हमने उसको डेबिट या क्रेडिट कर रखा था, ठीक है। अब ये बंदा जब इंसॉल्वेंट हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके सारे बंगले बिकेंगे, बर्तन भांडे बिकेंगे और कुछ पैसा आएगा, और वो गरीबों में बटेगा। एक गरीब हम भी हैं, क्यों? क्योंकि हम इसके क्रेडिटर हैं। तो अब क्वेश्चन बोलेगा कि रुपए में 20 पैसे मिले, रुपए में 50 पैसे मिले, तो क्या मुझको 1 रुपये लेना था? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति जिसको इस व्यक्ति से, इस डेटर से 1 रुपये लेने थे, उसको उस 1 रुपये के बदले में 20 पैसे मिले। तो अगर मुझको 1,00,000 रुपये लेने थे तो मुझे 1,00,000 के बदले में 20% 20,000 रुपये मिलेंगे। अगर रुपए में 60 पैसे मिले तो इसका मतलब हर 1 रुपये में 60 पैसे मिले, तो 1,00,000 पे 60,000 रुपये मिलेंगे। अब सरकार लेने तो 1,00,000 थे, मिले तो 60,000, तो जो 40,000 है वो क्या है सरकार? वो है अपना बैड डेट, यानी इतना पैसा अपना डूब गया। अब इतना पैसा डूब गया तो इसका मैं नुकसान बुक करूंगा, तो वही एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो अब एंट्रीज क्या क्या बनेंगी? तो पहली एंट्री, जो बिल था उसे कैंसिल करो, तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री, उससे जो पैसा मिलना था उसमें से कितना पैसा मिला, तो अब जब पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट जो भी आया, और जितना नहीं आया वो कभी आएगा भी नहीं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर इस बंदे का जो हमने बिल प्रेजेंट किया था अगर वो डिसऑनर हो जाए तो हमारे नोटिंग चार्जेस भी लग गए, तो फिर पहले इस एंट्री से पहले नोटिंग चार्जेस की एंट्री करो। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। आप चाहो तो कंपाउंड कर दो, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में जाएगा बीइंग नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। अब 1,00,000 रुपए लेने थे, हाँ, और नोटिंग चार्जेस के मान लो 500 रुपए लग गए, तो अब कुल कितने लेने? 1,05,000। तो जो रुपए में 60 पैसे निकलेंगे अब वो 1,00,000 पे नहीं 1,05,000 पे निकलेंगे। तो चेक कर लेना कि आपके क्वेश्चन में कोई नोटिंग चार्जेस तो नहीं है। अगर है तो पहले डेटर को उस नोटिंग चार्जेस से डेबिट करो और टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालो, और फिर उस पे वो परसेंटेज लगाओ। रुपए में 20 पैसे, रुपए में 60 पैसे, 20 पैसे 60 पैसे का मतलब होता है 20% या 60%। और ये काय पे कैलकुलेट करोगे? तो बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो कहां जाएगा? बैड डेट के नाम से P&L में। तो क्या क्या एंट्री बनी? पहली एंट्री बिल रिवर्स किया, पहली एंट्री हुई डेटर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट क्रेडिट। फिर नोटिंग चार्जेस खर्च करे, नोटिंग चार्जेस टू कैश बैंक। तीसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस चार्ज करो डेटर पे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। चौथी एंट्री जितना पैसा मिल रहा है डेबिट, जो कभी नहीं मिलेगा बैड डेट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। इतनी एंट्री होंगी इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अच्छा, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जिसको हम बैड डेट बोल रहे हैं तो क्या बोलेगा वो? बैड क्रेडिटर क्या बोलते हैं?
बैड क्रेडिटर नहीं ना, तो वो बोलेगा सरकार ये मेरी डेफिशिएंसी है, मैं चाहता था पे करना लेकिन मेरी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो वो क्या लिखेगा, डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी। यानी जब उसकी बुक्स में अपन बात करेंगे तो अगर अपने लिए बिल रिसीवेबल था तो उसके लिए पेबल है, तो अगर वहां पर एंट्री होगी तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, पहली। फिर दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर ने चार्ज किया तो मुझे बियर करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, 1,00,000 रुपए प्लस नोटिंग चार्जेस के 500। तो अब क्रेडिटर खाते में 1,05,000 का बैलेंस हो गया। अब मैं रुपए में 60 पैसे दे पा रहा हूं, तो 1,00,000 का 60% 60,000 और 500 का 60% 300, यानी मैं 60,300 पे कर रहा हूं और बचे हुए 40,200 पे नहीं कर पा रहा। तो ये 40,200 कैपिटल डेफिशिएंसी के नाम से रिकॉर्ड होंगे और अब एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,05,000 टोटल अमाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 60,300, 1,05,000 का 60%, टू कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट 40,200। ये एंट्री कहां पे हो गई, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन दी बुक्स ऑफ डेटर। तो ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। अच्छा, अगर ये बिल आपने एंडोर्स कर रखे थे, अगर ये बिल आपने बैंक को डिस्काउंट कर रखे थे, तो बैंक आपसे गला पकड़ के, आपका क्रेडिटर आपका गला पकड़ के आपसे पैसे ले लेगा और फिर जितनी एंट्री भी हमने करी वो आप अपने डेटर से करते रहो। यानी अगर आपने एंडोर्समेंट या डिस्काउंटिंग करी है तो बिल का पैसा आपका क्रेडिटर, आपका बैंक आपसे रिकवर कर लेगा और नोटिंग चार्जेस भी रिकवर कर लेगा। फिर उसके बाद ये पूरा पैसा आप किससे मांगोगे, अपने डेटर से। तो उस केस में जो डिसऑनर की एंट्री थी वो पास कर ली जाएंगी। चलिए सरकार, ये भी हो गया हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। अब आता है आखिरी पार्ट एंड दैट इज एकोमोडेशन बिल। सरकार, एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या? तो देखो मालिक, ऐसा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा जब जारी होते हैं, जब इश्यू होते हैं, जब एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो उसके बैकअप में पीछे एक ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है। मैंने आपको माल उधार बेचा था, मैंने आपको लोन दिया था और उसके एवज में आप बिल एक्सेप्ट करते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिल बिना किसी ट्रेड ट्रांजैक्शन के बैकअप के इश्यू होते हैं। अब सर, जब पीछे ट्रेड ट्रांजैक्शन था ही नहीं, कोई डेटर क्रेडिटर की रिलेशनशिप थी नहीं, तो फिर बिल काहे का? तो आंसर आता है सरकार, अगर कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी बिजनेस पर्सन को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जानता है कि बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में डिस्काउंटिंग करके हमें लोन्स और एडवांसेस देते हैं। अब मान लो कि दो पार्टीज हैं, एक है करण, एक है अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, देवी माँ मेरे करण अर्जुन आएंगे। यस, तो एक करण है, एक अर्जुन है और इन दोनों को पैसों की जरूरत है। इनके धंधे मंदे चल रहे हैं और इनको लिक्विडिटी की जरूरत है। ये आपस में डेटर क्रेडिटर नहीं है, बल्कि ये दोनों दोस्त हैं। अरे दोस्त का भाई हैं, हाँ, लेकिन दो अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं। तब ये दोनों भाई को पैसों की जरूरत है, दोनों के पास पैसा नहीं है। तो मालिक करण गया अर्जुन के पास और करण ने अर्जुन से बोला कि भाई मुझे 2 लाख की जरूरत है। इससे पहले कि करण अर्जुन से बोल पाता पैसे दे देना भाई, अर्जुन ने बोल दिया हाँ यार मुझे भी 3 लाख की जरूरत है। अब करण किस मुंह से बोलता? तो करण ने बोला कोई बात नहीं भाई, तुझे 3 लाख मुझे 2 लाख, हम दोनों को मिला के 5 लाख की जरूरत है और मेरी बैंक में बहुत इज्जत है। तो एक काम करता हूं, मैं तेरे ऊपर 5 लाख का एक बिल लिखता हूं, ठीक है, और इस 5 लाख के बिल को मैं लेकर जाऊंगा बैंक के पास, बस तू एक्सेप्ट कर लेना भाई। क्योंकि बैंक को थोड़ी मतलब है कि अर्जुन मेरा डेटर है या किस कारण से बिल मिला। मैं बैंक को बोलूंगा कि बैंक ये बिल प्लीज लो ना, बैंक प्लीज ये बिल लो ना और मुझे उसके बदले में पैसे दो ना। और चूंकि मेरी इज्जत बहुत है तो बैंक डिस्काउंट काट के, इंटरेस्ट काट कर मुझे बिल के अगेंस्ट कुछ पैसा दे देगा। अब ये जो पैसा आएगा इसे हम दोनों मिलकर बांट लेंगे, ठीक है, ये जो पैसा आएगा इसे हम दोनों मिलकर बांट लेंगे। क्योंकि पैसा मेरे पास आया है तो जितना मुझे चाहिए प्रोपोर्शनली मैं रख लूंगा और जितना तुझे चाहिए था प्रोपोर्शनेटली। रेशो क्या था? करण का था 2 लाख, अर्जुन का था 3 लाख, यानी 2:3 का रेशो है। तो जो भी पैसा आएगा उसका 2/5 करण अपने पास रखेगा और 3/5 अर्जुन को दे देगा यूज करने के लिए। फिर जब ड्यू डेट आने वाली होगी बिल की, उससे पहले ये करण जितना पैसा यूज कर रहा था, कितना? 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए अर्जुन को भेज देगा। जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक ये बिल लेकर किसके पास जाएगा? अर्जुन के पास।
हमेशा डेटर के पास जाता है, और अर्जुन ने जो पैसा यूज किया उतना पैसा मिला के करण से आ ही गया, ये उठा के बैंक को दे देगा और दोनों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। करण ड्रॉन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹5 lakh on Arjun. After the acceptance of Arjun, he discounted it with bank. अर्जुन की एक्सेप्टेंस के बाद ये बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक ने कितने रुपए काटे? 10,000 एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो मालिक बताओ कुल कितने रुपए मिले होंगे? सरकार 5 लाख माइनस 10,000, सिंपल तो हो गया, 4,90,000। अच्छा, ये 10,000 क्या है? सरकार 10,000 है 4,90,000 को एक्स पीरियड के लिए यूज करने की कॉस्ट, या सिंपल बात करें तो ब्याज। ये ब्याज कौन भुगतेगा? सर जिसको पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत किसको है? सरकार दोनों को है। किस अनुपात में है? तो आंसर आया सर 2:3। तो ये जो 10,000 का खर्चा है इसको 2:3 के रेशियो में करण और अर्जुन शेयर करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, पार्टीज करण एंड अर्जुन, टोटल रिक्वायरमेंट क्या थी? 2 लाख, 3 लाख, टोटल 5 लाख। तो रेशो क्या बन गया? 2:3। डिस्काउंट कितना कटा? सर डिस्काउंट कटा है 10,000 का, तो पैसे कितने मिले? 4,90,000। ये दोनों भाई इस 490 और इस 10,000 को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुपात में आज रख लेंगे। अब डिस्काउंट प्राइमरली कटा कहां है? करण के पास। तो क्या ये पूरा 10,000 रुपए करण भुगतेगा? आंसर आया बिल्कुल नहीं। करण इसका सिर्फ 2/5 भुगतेगा, क्योंकि इस पूरे बिल अमाउंट का सिर्फ 2/5 करण यूज कर रहा है और 3/5 अर्जुन यूज कर रहा है। तो ये जो खर्चा आएगा, बहुत ध्यान से क्योंकि यहां गलती होती है, तो ये जो खर्चा आएगा इसका 2/5 यानी 4,000 करण भुगतेगा, और बचा हुआ 6,000 का खर्चा करण अर्जुन पर ट्रांसफर कर देगा। तो जब बिल का पैसा मिला डिस्काउंट करने पर कितना? 4,90,000, तो उसका 3/5 उसने अर्जुन को दे दिया, अलॉन्ग विथ खर्चे का भी 3/5 अर्जुन को पास कर दिया जाएगा। चलो पढ़ते हैं सरकार। इमीडिएटली आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करण ट्रांसफर 3/5 ऑफ द प्रोसीड, प्रोसीड मतलब मालिक, प्राप्ति, प्राप्ति मतलब जो पैसा मिला, एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस टू अर्जुन। चलो मालिक, यहां तक पहले हम अकाउंटिंग देखते हैं। अब मैं करण की बुक्स में अकाउंटिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान देना, और हो सके तो 5 मिनट के लिए पेन डाउन और दिमाग पूरा अटेंटिव, और उठा लो कैलकुलेटर। बस 100% फोकस यहां पे। अगले 15 मिनट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका अकोमोडेशन बिल आज खत्म, परफेक्टली खत्म। फिर आपको कभी अकोमोडेशन बिल परेशान नहीं करेगा। चलो ध्यान से, इन दी बुक्स ऑफ करण। चलो अब एक एक करके एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले करण को अर्जुन से बिल मिला। अब चूंकि अर्जुन डेटर तो था नहीं, यानी ये खाता पहले से था ही नहीं, तो जब बिल मिलेगा तो करण की बुक्स में अर्जुन ऐसे क्रेडिटर दिखेगा। अभी तक क्या होता था कि भाई मैंने किसी को माल बेचा, उससे बिल मिला, तो जब बिल मिला तो डेटर कम हो जाता था, यहां तो डेटर था ही नहीं, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। और एंट्री में क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में आ गया 2, तो पहली एंट्री अपन लेजर में पोस्ट कर दी, बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया और अर्जुन खाता क्रेडिट। अब ये बिल लेके अपन भाग के कहां पहुंचे? बैंक के पास, और बैंक से क्या बोला? बैंक पैसे दो। बैंक बोला ठीक है लो पैसे, लेकिन 10,000 का ब्याज कटेगा, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो अब 10,000 का डिस्काउंट कटा यानी खर्चा, और पैसे आए तो बैंक बढ़ा तो डेबिट, कितना? 4,90,000। क्या एंट्री हुई? सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल खाते के क्रेडिट में, तो डिस्काउंट अकाउंट में आ गया 2BR, बैंक अकाउंट में आ गया 2BR, और BR में आ गया बाय बैंक और बाय डिस्काउंट। अब क्या ये पूरा पैसा करण अपने पास रखने वाला है? नहीं, बल्कि दोनों की रिक्वायरमेंट का रेशियो था 2:3। तो इस कैश का, यानी इसको बोलते हैं प्रोसीड, प्राप्ति, इसका 3/5 करण अर्जुन को दे देगा, और बोलेगा साहब इस पैसे को एक्स अमाउंट, मान लो 2 महीने यूज करने की टोटल कॉस्ट है 10,000, और ये पूरा पैसा मैं तो यूज कर नहीं रहा, तो जब इस पैसे का 3/5 अर्जुन यूज कर रहा है, तो इस पैसे को यूज करने की कॉस्ट यानी ब्याज का भी 3/5 अर्जुन पर चार्ज किया जाएगा। यानी इस टोटल खर्चे का सिर्फ 2/5 मैं उठाऊंगा और बाकी 3/5 अर्जुन उठाएगा। तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट, अब कम करना है खर्चा, कितना? 3/5 से क्रेडिट।
पैसा आया डेबिट, अब 3/5 पैसा वापस से अर्जुन को देना है क्रेडिट, और एंट्री बनेगी अर्जुन अकाउंट डेबिट। भाग अर्जुन भाग, हाँ नहीं भाग नहीं, अर्जुन अर्जुन अकाउंट डेबिट, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना, तो सरकार इसका 3/5 और इसका भी 3/5। तो चलो मालिक 10,000 का 3/5 होता है 6,000, तो ये एंट्री हो गई 6,000 से, और 4,90,000 निकालो 3/5, ये होता है 2,94,000। जोड़ के देखो 2,94,000 प्लस 6,000 एग्जैक्टली 3 लाख हो गए। यानी ब्रेकअप क्या हुआ कि एक तरह से इनडायरेक्टली अर्जुन को 3 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन उस 3 लाख को यूज करने के लिए 2 महीने यूज करने के लिए उसको 6,000 रुपए का खर्चा उठाना पड़ा, इसलिए नेट उसके हाथ में खर्चे काट के 294 आए। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी सरकार, अर्जुन अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख, टू बैंक 294, टू डिस्काउंट 6,000। अब इस एंट्री के बाद हिसाब देखो, मेरे पास 490 आए और 294 चले गए, तो 490 माइनस 294 ये आ गए 196, और डिस्काउंट में 10 माइनस 6 करूंगा तो 4, तो 196 प्लस 4 सरकार 2 लाख। मुझे भी 2 लाख की जरूरत थी, और उस 2 लाख को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट 4,000 थी, तो 2 लाख में से 4,000 मेरा खर्चा कट गया और नेट मुझे 196,000 यूज करने मिल गए। अब सरकार ड्यू डेट आएगी 2 महीने बाद, और ड्यू डेट पर मेरा बैंक मेरे पास नहीं, मेरे डेटर यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया था यानी अर्जुन के पास जाएगा और अर्जुन से मांगेगा 5 लाख। ध्यान से देखो, बीआर खाता तो बंद हो चुका है, मेरे पास बिल आया और मैंने बैंक को ठेका लगा दिया, मेरे पास पैसे आए और उसमें से प्रोपोर्शनेट पैसा मैंने अर्जुन को दे दिया। इस पूरे पैसे को यूज करने की कॉस्ट लगी थी, तो उसका भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमने अर्जुन को चार्ज कर दिया, और बाकी हम खुद भुगतेंगे। ठीक है सरकार। अब ड्यू डेट आई और बैंक पहुंचेगा अर्जुन के पास और अर्जुन से मांगेगा 5 लाख, लेकिन अर्जुन के पास तो अभी तक इनडायरेक्टली 3 लाख ही पहुंचे, तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस क्या है। अरे सरकार ये वो पैसा है जो करण यूज कर रहा था, लेकिन बैंक किससे मांगेगा, अर्जुन से। तो ड्यू डेट पर अर्जुन करण को कितने रुपए भेजेगा, 194। ड्यू डेट पर करण अर्जुन को भेजेगा कितने रुपए, 2 लाख रुपए या 1,96,000। अगर 196 भेजा, ध्यान सुनना, 196 भेजा तो हमारे अर्जुन के पास पहले कितने पहुंचे थे 294, प्लस अभी कितने पहुंचेंगे 196, तो कुल मिला के कैश कितना पहुंचा 490। जबकि बैंक कितने छुड़ाएगा उससे 5 लाख, तो क्या पूरे 10,000 अर्जुन भुगतेगा। तो आंसर है क्यों भुगतेगा सरकार, जब पैसों को यूज दोनों ने किया तो खर्चा भी दोनों मिलकर उठाएंगे, तो अर्जुन के माथे उसका खर्चा ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो आज करण को पूरे 2 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे। तो ट्रिक सुन लो ध्यान से, जरा यहां पे आओ। जिस दिन बिल डिस्काउंट होगा और पैसे बटेंगे उस दिन इसमें से बटेंगे, और जब ड्यू डेट आएगी तो करण ग्रॉस अमाउंट पे करेगा, क्योंकि 4,000 का खर्चा अर्जुन को नहीं उठाना, करण को उठाना है। अर्जुन अपने हिस्से के 6,000 ऑलरेडी बेयर कर चुका है, तो अब हमने अर्जुन को इतने भेजे, अर्जुन ने इतना खर्चा उठाया, प्लस 2 लाख रुपए अगर हम भेज देंगे तो टोटल आप जोड़ के देखो 294 प्लस 6 3 प्लस 2 5, तो कुल मिला के अब अर्जुन के पास कितने रुपए पहुंच गए 294 प्लस 2 494, और 6,000 उसने खर्चा उठा लिया। तो बैंक जब आएगा तो वो हंसी खुशी 5 लाख रुपए पे कर देगा। तो ऑन ड्यू डेट करण अर्जुन को 2 लाख रुपए भेजेगा, क्योंकि बैंक अर्जुन के पास आएगा और पूरे 5 लाख रुपए मांगेगा। तो चलो सरकार, अर्जुन को हम 2 लाख रुपए पे कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, अर्जुन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड अमाउंट ग्रॉस अमाउंट। अब सरकार बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये सारी एंट्री हो गई तो अर्जुन खाता बिल मिलते समय 5 लाख से क्रेडिट हुआ था, और इन 2 एंट्रीज से चेक करो 294 प्लस 6 3 प्लस 2 5, तो 5 लाख रुपए से अर्जुन खाता डेबिट, खाता बंद। बिल आया 5 लाख, बिल गया और बदले में आया 490 कैश और 10,000 का खर्चा। ये 10,000 का खर्चा, इसमें से 6,000 हमने चार्ज कर दी अर्जुन पर, और 4,000 इस 2 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने की हमारी कॉस्ट, तो ये हमारा खर्चा है और ये जाएगा बाय P&L 4,000, और ये खाता भी बंद। अब ध्यान से देखो जरा कैश अकाउंट, पैसे आए कितने थे कुल मेरे पास
490, उसमें से मैंने 294 पहले पे कर दिए, हाँ सरकार, फिर अभी अभी अपने 2 लाख और पे कर दिए, तो नेट आ रहा है -4। अब -4 क्या है? इस 2 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट जो मुझे भुगतना पड़ेगी। मेरे पास पैसा आया एज ए लोन और मैंने लोन चुका दिया, तो कुल मिला के मेरी कॉस्ट क्या? मेरे पास लोन आया था, लोन आया, पैसा बढ़ गया, लोन चुका दिया, पैसा वापस से 0 हो गया। लेकिन सब पूरी घटना में 4,000 रुपए का खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा और वही अमाउंट मेरे बैंक में आज 4,000 कम दिख रहा है। अब ये एंट्री हुई मेरी बुक्स में, ये एंट्री हुई मेरी बुक्स में। अब जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, अर्जुन की बुक्स में क्या एंट्री हुई? तो अर्जुन ने जब 5 लाख का बिल एक्सेप्ट करा, अर्जुन ने जब 5 लाख का बिल एक्सेप्ट करा तो उसकी पुस्तकों में एक खाता आ गया बिल्स पेबल अकाउंट और एक खाता आ गया करंट अकाउंट। फिर करण ने क्या करा? 294,000 कैश और 6,000 का खर्चा उस पर चार्ज कर दिया, तो नेट 5 लाख में से 3 लाख तो क्रेडिट हो गए। तो अब अर्जुन की बुक्स में करण खाते का नेट बैलेंस बचा 2 लाख, और जब ये 2 लाख रुपए करण ड्यू डेट पर पे कर देगा तो खाता हो जाएगा 0, और जो बिल्स पेबल खाता था वो हो जाएगा बंद जब बैंक वो बिल लेकर अर्जुन के पास पहुंचेगा और अर्जुन वो 5 लाख रुपए बैंक को पे कर देगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने कुछ समरी बनाई, देखो जरा। 294,000 अर्जुन ने रिसीव करे थे करण से जब बिल डिस्काउंट हुआ था, ये आ गया। फिर ड्यू डेट पर करण ने 1-2 लाख रुपए और भेज दिए, तो कुल मिलाकर उसको मिले कितने? 494, जबकि उसको बैंक को पे कितने करने पड़े? 5 लाख। तो नेट उसकी जेब से क्या गया? सिर्फ 6,000, और ये 6,000 क्या है? वो 3 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट। तो कुल मिला के बस ये 4,000 और 6,000 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। बाकी पैसा तो मेरा था ही नहीं, बैंक का था, बैंक से लिया, बैंक को वापस कर दिया, और कुल मिला के उस 5 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने के लिए करण ने 4,000 और अर्जुन ने 6,000 रुपए का खर्चा बेयर किया। ये होता है एकोमोडेशन बिल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहां पे गड़बड़ होती है। तो एकदम कंफर्टेबल होकर, अभी भी अपने को लिखना कुछ नहीं है, ये आपके पास पूरी नोट्स ही हैं, तो काहे की टेंशन है, लिखना नहीं है, सुनना है। फिर से देखना एक बार। कुल जरूरत थी 5 लाख और रेशो था करण अर्जुन का 2:3, तो 2 लाख 3 लाख। करण ने अर्जुन पर बिल लिखा, अर्जुन ने एक्सेप्ट किया और ये बिल वापस आ गया करण के पास। अब करण की बुक्स में आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट। करण को उसको संभाल के नहीं रखना, करण पहुंचा इस बिल लेके बैंक के पास और बैंक से ले लिया उसके बदले में 490, यानी बैंक ने कितने काटे? 10,000। अब ये 10,000 का जो खर्चा है ये है ब्याज, और ये ब्याज किस लिए है? ये ब्याज 5 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट है, और ये 5 लाख रुपए ना तो अकेला अर्जुन यूज कर रहा है ना करण यूज कर रहा है। तो फिर इस खर्चे को इन दोनों भाइयों को अपने अपनी जरूरत के अनुपात में बांटना है, एंड दैट वाज 2:3। तो 10,000 का 2/5 यानी 4,000 करण बियर करेगा और 3/5 अर्जुन बियर करेगा। अब बिल डिस्काउंट करके पैसे प्राइमरीली आए किसके पास? तो आंसर आया करण के पास। तो करण क्या करेगा? उसमें से 3/5 यानी 294,000 और खर्चे का भी 3/5 वो अर्जुन को दे देगा। पैसे आए डेबिट, अब पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट, खर्चा बढ़ा डेबिट, खर्चा कम हो रहा है क्रेडिट, और डेबिट कौन? डेबिट द रिसीवर। तो करण की बुक्स में एंट्री हो गई अर्जुन अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू कैश 294, टू डिस्काउंट 6,000। इस एंट्री के साथ हमारा उस दिन का हिसाब खत्म हो गया। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक पहुंचेगा अर्जुन के पास 5 लाख मांगने, जबकि अर्जुन को ऑलरेडी 3 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो वो 3 लाख रुपए अर्जुन वापस करेगा, और 2 लाख किसने यूज करे? करण ने। लेकिन मांगेगा कौन? बैंक। मांगेगा किससे? अर्जुन से। तो इससे पहले कि बैंक अर्जुन से 5 लाख मांगे, करण ये 2 लाख रुपए अर्जुन को भेज देगा। तो अर्जुन के पास 3 लाख पहले आ गए, 2 लाख अब आ गए। अब बैंक पहुंचा और अर्जुन ने शांति से 5 लाख रुपए पकड़ा दिए और दोनों की व्यवस्था पूरी हो गई। परफेक्टली डन? यस। तो अब ये हो गया आपका एकोमोडेशन बिल। करण की बुक्स में भी एंट्री बिल्कुल इसी प्रकार होंगी, कोई दम तो है नहीं। चलो कर ही लेते हैं सरकार, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। चलो अब अर्जुन की बुक्स में बात करें। सबसे पहले अर्जुन ने बिल एक्सेप्ट करा, किसके लिए? करण के लिए। करण क्या डेटर था, क्रेडिटर था? नहीं, कुछ नहीं था, आपस में पैसों की जरूरत थी, भाई भाई थे। ओके, तो एंट्री क्या हुई? डेबिट द रिसीवर, करण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो करण अकाउंट के डेबिट में 5 लाख से पहले एंट्री हो गई। अब
करण ने ये बिल बैंक में डिस्काउंट कराया। अब करण ने ये बिल बैंक में डिस्काउंट कराया, तो सरकार ये ट्रांजैक्शन तो करण और उसके बैंक के बीच हुआ, यानी मैं कहीं नहीं हूं, तो इसकी कोई एंट्री मेरी बुक्स में नहीं होगी। फिर करण ने जो पैसा आया था उसमें से 294,000 मुझे दिया और 6,000 रुपए का खर्चा मेरे ऊपर चार्ज करा, यानी अब वो खर्चा मेरा है और खर्चा बढ़े तो डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़े तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 294, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,000, टू करंट अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपए। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में ये एंट्री हो गई। क्या एंट्री हो गई? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो एंट्री होगी मालिक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 294,000 टू करंट अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपए। अब आएगी सीधी अगली एंट्री ड्यू डेट पर। ड्यू डेट पर क्या होगा? बैंक आने वाला है, लेकिन बैंक के आने से पहले करण से 2 लाख रुपए और आना है, क्योंकि 5 लाख का बिल पे करना है मुझे, जिसमें से 3 लाख मैंने यूज करे जो मुझे मिल चुके हैं। 2 लाख रुपए करण ने यूज करे थे 2 महीने, तो 2 महीने खत्म होते से ही करण से 2 लाख रुपए आने वाले हैं। तो 2 लाख रुपए करण से आए, एंट्री क्या होगी सरकार? सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट क्रेडिट। तो हम लिखते हैं, तो क्या एंट्री कर ली हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट क्रेडिट। देखो मालिक ध्यान से, इस एंट्री के बाद अर्जुन की बुक्स में करंट अकाउंट टैली हो चुका है। 294 प्लस 6 3 प्लस 2 5, खाता बंद। बैंक में हमारे पास कुल मिला के आ चुके 294 प्लस 2 494, जबकि बैंक जब मैच्योरिटी डेट पर आएगा बिल दिखाएगा और हमसे पैसे लेके जाएगा। चलो बैंक आ गया, शेयर आना था, शेयर आ गया, हम पैसे दे देते हैं। तो एंट्री क्या होगी? जो हमारी लायबिलिटी थी बिल्स पेबल वो समाप्त होगी। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, क्रेडिट अब खत्म हो रही है तो डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री के साथ आप ध्यान से देखो, बिल पेबल खाता बंद, और बैंक में ध्यान से देखना 494 आए, 5 लाख गए, तो कुल मिला के 6,000 रुपए कम हो गए। और ये 6,000 क्या है? हमारा खर्चा, 3 लाख रुपए को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट, और ठीक उतने अमाउंट से डिस्काउंट खाते में 6,000 का बैलेंस है। अब ये 6,000 का बैलेंस जो हमारा खर्चा है ये चला जाएगा पीएनएल में, और एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। लास्ट आपके बैंक में ठीक 6,000 रुपए का बैलेंस कम पड़ रहा है। ये 6,000 क्या है? खर्चा, इस 3 लाख को 2 महीने यूज करने की कॉस्ट जो अर्जुन उठाएगा। तो इस तरह से अकोमोडेशन बिल की अकाउंटिंग होती है, और ये पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे खतरनाक पार्ट है, बिलीव मी। और ये आपके पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का सबसे खतरनाक पार्ट है, यानी बाकी सारा पार्ट इजी, बस अगर ये समझ गया तो ये चैप्टर समझ गया। वैसे आपको बता दूं, सो फार आज तक एग्जाम में एकोमोडेशन बिल नहीं पूछा गया है। आज तक जो एग्जाम में आया है वो सिर्फ रेन्यूअल ऑफ बिल है और थ्योरी के 2 क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब बहुत दिनों से इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कुछ पूछा जाना चाहिए था, तो अब देखते हैं कब पूछा जाएगा। होपफुली आपके अटेम्प्ट में पूछ ले। तैयार रहना है। तो सर इसके लिए तैयार रहना है? नहीं, ये अकोमोडेशन बिल का प्राइमरी सेक्शन है, असली पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आखिरी लेक्चर में। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरा अगले वीडियो का, और अगले वीडियो में यही एक और खतरनाक पार्ट, जब ड्यू डेट पर करण वो 2 लाख रुपए नहीं बेच पाएगा और उस कारण से अर्जुन उसके ऊपर एक बिल और लिखेगा और बाद में वो करण इंसॉल्वेंट हो जाएगा। यानी खतरनाक, सबसे खतरनाक सेगमेंट। यानी अगर वो एग्जाम में आया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल वो डिजर्व करता है कि 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए, और हम 10 मार्क्स को रिस्क पे नहीं रख सकते, तो मतलब पक्का है। तो हम 10 मार्क्स को रिस्क पे नहीं रख सकते, तो उसको तो पूरे इत्मीनान से पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल आराम से। अभी एकदम जल्दीबाजी नहीं करूंगा। तो अभी इस लेक्चर को यहां पे रोकेंगे, और अगले लेक्चर में अकोमोडेशन बिल विद इंसॉल्वेंसी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी जो पढ़ा उसका तो रिकैप करेंगे। हाँ, लेकिन अकोमोडेशन बिल का रिकैप अगले लेक्चर में लेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर बिल का रिन्यूअल हो रहा है तो पुराना बिल कैंसिल होगा, पुराना बिल कैंसिल होगा, और एक नया बिल लिखा जाएगा ब्याज के साथ। अब देखना यह पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कुछ पैसे दे रहा है क्या, कुछ ब्याज चुका रहा है क्या, अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करना है। अगर उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया तो फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विद द टोटल अमाउंट मतलब बिल अमाउंट प्लस ब्याज टू डेटर टू ब्याज। अगर उसने पार्टली अमाउंट कुछ पे कर दिया तो जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो बैलेंस अमाउंट के लिए होगा। अब फिर ये भी पूछो क्या वो ब्याज भी चुका रहा है, आंसर है नहीं चुका रहा,
तो जो नया बिल बनेगा वो पार्टली अमाउंट पे करने के बाद बचा वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज का होगा। लेकिन अगर सामने वाले ने पार्टली अमाउंट दिया प्लस बचे हुए अमाउंट का ब्याज भी पे कर दिया तो फिर से पार्टली प्रिंसिपल का ही बिल बनेगा। अगर सरकार हम रिटायरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत सिंपल, रिटायरमेंट में आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में डेटर को ब्याज मिलेगा, लेकिन ईगो हट ना हो इसके लिए वो बोलता है डिस्काउंट मिला, रिबेट मिला। और एंट्री क्या होगी, तो सरकार एंट्री होगी ड्रॉवर की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट। तो ड्रॉई यानी डेटर की बुक में इसकी अपोजिट एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। चलिए मालिक, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में एकदम एक्सट्रीम एकोमोडेशन बिल डिस्कस होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।